Very good evening to all dear students. Thank you very much for your support. बहुत अच्छा लग रहा मुझे क्लास अपलोड करने के लिए। बहुत आप सबको धन्यवाद। आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट चैनल को देते रहिए और बहुत कुछ नया सीखते रहिए। आज का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जो टारगेट करेगा। सबसे पहले तो अगर मैं कहूंगा तो सीटेट को टारगेट करेगा। इसके बाद अगर बात की जाती है तो कोई ऐसी एग्जाम नहीं है, मैंने पिछले कई सारे पेपर्स देखे जिनमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। राइट, आज का टॉपिक आपके लिए है आरटीई एक्ट 2009। आपने पढ़ा जरूर होगा लेकिन इस बार आप नए तरीके से सीखेंगे। आरटीई एक्ट 2009। राइट, पढ़ने से पहले एक बार बात फिर कहना चाहूंगा आपसे कि कुछ स्टूडेंट्स पूछते रहते कि सर ऑफलाइन में जो पढ़ाया था वही है। तो आपने पिछले वीडियो में यह बात देख ली होगी कि ऐसा नहीं होता। मेरा हर लेक्चर अगले लेक्चर से कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर ही आता है। तो आप कितनी बाहर क्यों ना पढ़कर बैठे हो, अगले लेक्चर में जब हम पुनः वो लेक्चर देंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण फिर से शामिल की जाएंगी और वो सारे परिवर्तन एग्जाम की परिस्थितियों को देख कर किए जाते हैं। आप याद रखिए। आप बोलेंगे हमेशा क्यों नहीं पढ़ाते हो आप एक जैसा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस अकॉर्डिंग एग्जाम, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का टीचर हूं तो मुझे पता है कि एग्जाम इस बार किस करवट जाएगी, उस अकॉर्डिंग ही उन पॉइंट्स को शामिल करता हूं। तो ठीक है, बने रहिए अंत तक वीडियो में मेरे साथ और सीखते हैं आज आरटीई एक्ट 2009। आपने बहुत सुना होगा। सवाल की दृष्टि से अगर बात की जाएगी तो यहां पर सबसे पहले दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। एक तो शॉर्ट डायरेक्शन में केवल ऐसे ही पूछा जाएगा, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार, नहीं तो फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये मोस्टली इसका एब्रिविएशन है, लेकिन सवाल की दृष्टि से अगर पूछा जाता तो फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इस टर्म को यूज करते हुए एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आप समझिए इस चीज को। ये चीज बार बार लिखकर सवाल पूछा जाएगा, ये वाला भी लिखकर पूछा जाएगा। ये तो शायद ही पूछते होंगे, इंग्लिश में अगर कहीं एडिशन होगा इसका क्वेश्चन का ट्रांसलेटेड तो उसमें ये पूछा जाएगा। नहीं तो मोस्टली सवाल की दृष्टि से एक तो आरटीई के नाम से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है और नहीं तो हिंदी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरा लिखा जाता है और तब सवाल पूछा जाता है। राइट, इंट्रोडक्शन में आप आरटीई को समझते तो होंगे। क्या है ये? एक ऐसा कानून, एक ऐसा अधिनियम है जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है, का प्रावधान करता है। लेकिन अगर बात की जाए क्या ये 2009 ईयर से सम्मिलित किया गया है, तो क्या 2009 से ही इसकी बैकग्राउंड स्टार्ट है? चलिए आइए देखते हैं कहां से इसकी शुरुआत हुई। इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो फिर समझिए आप, आरटीई में, आरटीई एक्ट कुल 7 चैप्टर, 7 अध्याय और 38 खंडों में बटा हुआ है। समझ पा रहे हो आप? रीट जैसे एग्जाम में ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि आरटीई में कितने अध्याय हैं। आप याद रखेंगे 7 चैप्टर हैं टोटल और पोर्शन कितने हैं? 7 चैप्टर के 38 पोर्शंस हैं। राइट, ये चीज तो यहां आप समझ पा रहे होंगे कि अगर यहां से शुरुआत करते हैं तो अब देखते हैं आरटी की भूमिका में
कहां से स्टार्ट होता है, राइट। चलिए, आप सबने सुपर टेट के लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर था अंग्रेजी शिक्षा, इसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन अगर कनेक्ट कर लूं मैं यहीं पर, तो आप देखेंगे वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा, इन 4 कार्यक्रमों के बाद भी अगर सच पूछा जाए तो भारत में व्यक्तिगत भेदों के कारण, या यूं कहिए वर्ग भेद के कारण, बहुत सारे बच्चों को शिक्षा के अवसर नहीं मिल पाए। लेकिन हां, बहुत सारे लोग ऐसे थे भारत में जो ये चीज समझ चुके थे अंग्रेजी शिक्षा के बाद कि भारत की उन्नति, भारत की तरक्की, भारत का विकास तभी हो सकता है जब यहां शिक्षा की उपलब्धता जन जन तक हो। प्रत्येक बच्चे तक अगर एजुकेशन उपलब्ध हो जाएगी तो शायद राष्ट्र का विकास हो पाएगा, और नहीं तो नहीं। तो इस क्रम में अगर सबसे पहला प्रयास किया जाता है तो फिर समझिए आप, बात आ रही है अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा। पहला तो कंपलसरी है, दूसरा क्या है, फ्री है। कि सर्वप्रथम व्यवस्था सबसे पहले व्यवस्था, भाई आरटीई तक पहुंचे कैसे हैं, इसको कानून कैसे बनाया गया, तो अगर सच पूछा जाए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा। लोग समझ चुके थे कि यार एजुकेशन फ्री करनी चाहिए, फ्री एजुकेशन से ज्यादा लोग, कंपलसरी एजुकेशन से ज्यादा लोग एजुकेशन सिस्टम में आ पाएंगे, राइट। और अगर बात की जाए तो सच पूछा जाए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का जो ये कार्यक्रम है, ये हमने अडॉप्ट किया है इंग्लिश एजुकेशन से, राइट। तो सर्वप्रथम इस व्यवस्था की शुरुआत अगर कही जाती है, अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की सर्वप्रथम व्यवस्था बड़ौदा नरेश गायकवाड़ के द्वारा लगभग 1906 में, आप समझिएगा 1906 में, जबकि भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट रूलिंग कर रही थी, तो 1906 में किसके द्वारा, बड़ौदा नरेश मिस्टर गायकवाड़ के द्वारा लगभग 1906 में अपनी रियासत, जो उनकी रियासत थी, में की गई। समझ गया? इसका मतलब मिस्टर गायकवाड़ ये चीज जानते थे कि शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, समझिए आप इस चीज को। तो इसलिए उन्होंने इसके महत्व को देखते हुए अपनी जो रियासत थी, रियासत बड़ौदा रियासत जो थी, उसमें 1906 में अपने यहाँ व्यवस्था लागू कर दी थी, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था लागू की गई। धीरे धीरे लोग इस पर काम कर रहे थे। अगर दूसरे प्रयास की बात की जाती है तो फिर यहां पर अगर दूसरे व्यक्ति के प्रयास की बात की जाती है तो आपने नाम सुना होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गोखले ने 18 मार्च 1910 में, राइट, ब्रिटिश विधान परिषद, यू कर सकते हो आप, ब्रिटिश परिषद में मांग की। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो व्यक्तिगत फायदों के चलते ये विधेयक
1911 में पास नहीं हो पाया, फेल हो गया। लेकिन लोगों को इन दोनों प्रयासों से ये तो समझ में आ रहा था कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देश के बच्चों के लिए इसकी निशुल्क और अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि हर स्टेटमेंट में आप पढ़ते हो बच्चे किसी भी राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं, क्योंकि देश का भविष्य, देश का विकास किसके ऊपर निर्भर होता है? देश की बच्चों पर। तो देश के बच्चों के लिए ये काम करना जरूरी था। इसलिए सबसे पहले अगर पूछा जाता है, बड़ौदा नरेश मिस्टर गायकवाड़ का प्रयास है और दूसरा किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का है। अंग्रेजी शासन में ये चीजें पूरी तरीके से हमको नहीं मिल पाई, लेकिन हमारी आवाजें लगातार उठती रही। और इसी क्रम में अगर बात की जाए तो आप देखेंगे गांधी जी का बेसिक शिक्षा कार्यक्रम भी आया 1937 में, जिसे बरदा शिक्षा के नाम से जाना जाता है। राइट, गांधी जी ने अपना एक कार्यक्रम चलाया था जिसे बरदा शिक्षा, बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो मांग तो चल रही थी। अब हुआ क्या? लोग ये बात समझ रहे थे कि अंग्रेज इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक तो निःशुल्क की बात चल रही थी, भारत में कोई थोड़ी बहुत तो जनसंख्या थी नहीं, बहुत सारे बच्चे थे, तो इतने सारे बच्चों का अरेंजमेंट कैसे किया जाए, इसलिए अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया खास। तो भारतीय लोग इस बात पर तैयार हो गए कि जब हम भारत को आजाद करवा लेंगे अंग्रेजों से, तब इसके बारे में कुछ सोचा जाएगा। और तब तक व्यक्तिगत प्रयास लोग करते रहे। ठीक है, तो समझते हैं आगे। धीरे धीरे समय बीता, वो दिन भी आया, वो साल भी आया जब हमने अंग्रेजों से आजादी पाई। कौन सा दिन था? आप सबको पता, 15 अगस्त 1947। तो भारत में आजादी का दिन है, ये स्वतंत्रता का दिन है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से मुक्त हो गया, अंग्रेजों से आजाद हो गया। और भारतीय संविधान में एक चीज लिखने की कोशिश की गई। अगर बात की जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 45 में, राइट, जो किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसमें 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर, संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किए जाने का उपबंध किया गया। अक्सर आप देखते होंगे संविधान का अनुच्छेद आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है। चलो एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 45 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जन कल्याणकारी माने गए, लोक कल्याणकारी। इसका मतलब शिक्षा भी किसके लिए हो रही थी? लोक कल्याण के लिए शिक्षा की व्यवस्था। तो इसमें 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किए जाने का उपबंध किया गया। राइट, ये माना गया कि इसकी व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। अब राज्य की स्थिति में अगर बात की जाएगा तो राज्य सरकारों के लिए इंगित है ये। तो अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 45 संबंधित है किससे? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? और यहां पर आप देखेंगे ऐच्छिक है, उपबंध किए जाने की बात कही गई, ना कि ये हो चुका था।
यहां तक पॉइंट क्लियर है। अक्सर आप देखेंगे संविधान लागू कब हुआ है, भारत का संविधान लागू हुआ है, संविधान की लागू होने की अगर बात की जाएगी तो संविधान लागू हुआ है आपका 26 जनवरी 1950। अब अगर 10 वर्ष इसमें ऐड किए जाएं, आई होप सच पूछा जाए तो ये हमको कब मिल जाना चाहिए था, 1960 में मिल जाना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार है, कितने भी प्रयास किए गए ये लक्ष्य हमको पूरा नहीं मिल पाया। 68 में जो हमने पहली शिक्षा नीति लाई उसमें भी इसकी चर्चा की गई है, राइट, लेकिन वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। 68, 79 दूसरी शिक्षा नीति है, 86 तीसरी शिक्षा नीति है, और लगातार प्रयत्न करते करते हम इसको कहां तक लेकर आ रहे हैं, 2019 2009 तक ला रहे हैं, राइट, 2009 तक इसको लाने की कोशिश की गई, आप समझिए, ठीक है। चलता रहिए, आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखेंगे अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए और अधिक प्रभावी और इफेक्टिव बनाने के लिए 2002 में 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। अब यह अधिनियम लाया क्यों गया, सच पूछा जाए, अनुच्छेद 45 में जो चीज वर्णित थी वो हमको पूरी तरीके से जब नहीं मिल पाई तो भारत के कुछ विद्वानों को ये चीज समझ में आने लगी कि शायद जब तक ये अधिकार के रूप में रहेगा तब तक मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इस चीज को और इफेक्टिव बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते होंगे अधिकार को वर्णित भी किया गया कि सरकार ने व्यवस्था तो कर दी, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिल जाएगा तो कोई बात नहीं। और इसी आधार पर ढुलमुल रवैये के आधार पर ये लक्ष्य हमको 10 वर्ष वाला नहीं मिल पाया, जो संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर हमको मिलना चाहिए था। इसलिए इसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 2002 में क्या करना पड़ा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम लाना पड़ा और अनुच्छेद 45 में परिवर्तन करके अनुच्छेद 21A, ये कौन सा था आपका, शिक्षा का मूल अधिकार, तथा अनुच्छेद 51A, शिक्षा का मूल कर्तव्य। देखेंगे आप अनुच्छेद 21 से जो संबंधित किससे है, शिक्षा का मूल अधिकार, और अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है, शिक्षा का मूल कर्तव्य। इसका मतलब एक बार बोर्ड पर आप गौर से देखिए, ये चीज तो यहां पर भी लिखी थी, शिक्षा का अधिकार,
यहां पर भी आया शिक्षा का अधिकार, लेकिन एक शब्द जोड़ा जाना था, मूल शब्द। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम लाना पड़ा और तब हमने ये शब्द जोड़ा, राइट। और मूल का आशय फंडामेंटल है, आप समझते होंगे। राइट और फंडामेंटल राइट में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है, संविधान के द्वारा अधिकार आपको दिए गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको मिलेंगे ही। लेकिन जब मूल अधिकार की बात आती है, फंडामेंटल राइट की बात आती है, तो आपको पता होना चाहिए इसको पाने के लिए हम आवाज उठा सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं और सरकार से इसकी मांग कर सकते हैं, राइट। तो हमें मूल शब्द को जोड़ने के लिए 2002 में क्या करना पड़ा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम लाना पड़ा, राइट। और अनुच्छेद 45 में चेंजेस करके हमने क्या किया, अनुच्छेद 21A को और अनुच्छेद 51A को जोड़ा, राइट, को जोड़ा गया। अब शायद समझ पाएंगे आप। अब इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करो। जब तक अनुच्छेद 45 की बात होगी तब तक किससे संबंधित है, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा है, था। अब जब परिवर्तन हो गया तब इसका अस्तित्व तो नहीं रहा। वर्तमान में इसका संबंध किससे है, 21A से संबंधित है। अब अनुच्छेद 45 से इसका कोई संबंध नहीं है। आप इस बात को समझिए गौर से, राइट। अब अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 51A को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 21A, ये आपका क के नाम से भी पूछा जा सकता है। 21 क के नाम से भी पूछा जा सकता है। आप ये समझ पाएंगे, ये दो ही लिखा हुआ नहीं, जो शाह पढ़ लो हिंदी का। 21A अथवा 21 क के नाम से भी इसे पूछा जा सकता है। अब ये था क्या, ये शिक्षा का मूल अधिकार, लेकिन किस से संबंधित है ये, तो ये दो तरीके से संबंधित है। आप समझिए इसको। अनुच्छेद 21 में दो तरीके का प्रावधान किया गया है। एक सबसे पहला तो यह है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी सामान्य बच्चों से संबंधित है। यानी सबसे पहली स्टेप में अगर हम बात करेंगे तो फिर 21A शिक्षा का मूल अधिकार, किसका मूल अधिकार है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी सामान्य बच्चे, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी लिंग से संबंध क्यों न रखते हो, सामान्य होने चाहिए, राइट। और दूसरा, अगर दूसरे पर बात की जाए तो 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी दिव्यांग बच्चों से संबंधित। अब आई ग्रुप अक्सर पूछा जाता है, आप देखेंगे इससे पहले वाली सीटेट एग्जाम में यह सवाल था 2019 में कि आरटीए में दिव्यांग बच्चों की आयु क्या है, तो 6 से 18 है। आप समझिए, यहां पर 6 से 14 है, 6 से 18 है। दिव्यांग बच्चे, हैंडीकैप बच्चे कह सकते हो आप। तो दो तरीके से इसका प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी सामान्य बच्चों का शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया और 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी दिव्यांग बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया, राइट। अब अगर 6 से 14 या फिर 6 से 18 की बात की जाए तो कक्षाओं का स्तर अगर शामिल किया जाता है, कक्षा, तो फिर आप समझिए
ये अनिवार्य शिक्षा किस कक्षा से शामिल है? कक्षा 1 से 8 तक की, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा किसमें शामिल है आपकी? अनुच्छेद 21A में शिक्षा का मूल अधिकार। तो इतनी तो कक्षाएं शामिल है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, और दो तरीके से है ये वर्णित। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी सामान्य बच्चों और 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी दिव्यांग बच्चों से संबंधित है ये आयु। क्लियर हुआ ये? चलिए आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 51A ये किससे संबंधित था? शिक्षा का मूल कर्तव्य। अब इसमें भी दो लोगों को शामिल किया गया, दो तरीके से ये ट्रीट किया गया। फिर से ये मूल कर्तव्य किसका किसका है? अनुच्छेद 51 में जिन्हें शामिल किया गया, तो 6 से 14 वर्ष एवं 6 से 18 वर्ष, ये चीज आप देख चुके होंगे। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी सामान्य और 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी दिव्यांग बच्चों के माता पिता का मूल कर्तव्य, और इन्हीं बच्चों, इसी आयु वर्ग के बच्चों के अभिभावकों से संबंधित है। यानी अगर माता पिता नहीं भी हैं इस आयु के बच्चों के, तो कोई तो गार्जियन होगा ना, गार्जियन को भी किसमें शामिल किया गया? 51A में। ये इनका क्या है? शिक्षा का मूल कर्तव्य है। अब तय करिए आप कि अगर सच पूछा जाए, इसको फॉलो कर लिया जाए, तब भी मेरे ख्याल से प्रत्येक बच्चे को एजुकेशन मिल जानी चाहिए। ये प्रावधान किया गया है आरटी में। समझिए आप इस चीज को, राइट? तो दोनों अनुच्छेद आप समझ पा रहे हो। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी सामान्य बच्चे एवं 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी दिव्यांग बच्चों का शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। और 51A उन सभी बच्चों के माता पिता एवं अभिभावक, दो चीजें यहां पर जोड़ी गई, एक तो माता पिता और कौन? गार्जियन। दोनों का मूल कर्तव्य है कि इस आयु ग्रुप के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएं, राइट? शायद समझ पाए होंगे आप ये चीज। चलिए आगे देखते हैं। यह विधेयक राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 में पारित हुआ। 20 जुलाई 2009 पारित हुआ, राइट? लोकसभा में 4 अगस्त 2009 में पारित हुआ और 26-27 दोनों पूछा जा सकता है। 26 अथवा 27 अगस्त 2009 में राष्ट्रपति की
स्वीकृति से अधिनियम बना। अब आपको अधिनियम बनने का प्रोसीजर मालूम होगा। कोई भी विधेयक, क्योंकि भारतीय संसद के 3 हिस्से हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है और तीसरा आपका राष्ट्रपति है, राइट। तो विधेयक को कानून बनाने के लिए पहले विधेयक को किसी सदन में डिस्कशन के लिए, बहस के लिए लाना पड़ता है, और जब वो सदन उसे पास कर देता है, फेवर कर देता है, तब वो विधेयक किसी दूसरे सदन में जाता है। यहां ये चीज याद रखिएगा कि कुछ विधेयक भी तय हैं ऑलरेडी किस सदन में पहले जाएंगे, लेकिन शिक्षा से संबंधित है तो जन विधेयक है, इसलिए सबसे पहले इसे कहां ले जाया गया? राज्यसभा में ले जाया गया। धन विधेयक के बारे में ऐसा होता है कि वो कहां जाता है? वो पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जन संबंधी विधेयक था, इसलिए इसे किसी सदन में हम बहस के लिए ला सकते थे। प्रायोरिटी दी गई, पहले राज्यसभा में लाया गया। राज्यसभा के विषय में अगर बोला जाता है तो राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा परमानेंट स्थायी सदन होता है, लोकसभा अस्थायी सदन होता। प्रत्येक 5 वर्ष में इलेक्शन होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। पढ़े लिखों का सदन कहते हैं इसे। तो इसलिए हमारा ये विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में लाया गया और 20 जुलाई 2009 में इसे पास कर दिया गया। जब ये पास हो गया तो फिर लोकसभा में ले जाया गया और 4 अगस्त 2009 में यहां पर भी इसको हरी झंडी मिली। 26 से 27 अगस्त में 2009 में राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिल गई और यह अधिनियम बना। अगर यहां पूछा जाता है किसकी स्वीकृति मिली राष्ट्रपति में भी, तब आपको पता होना चाहिए श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, राइट। 2009 में श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जो राष्ट्रपति थी भारत की, उनकी स्वीकृति मिली और ये अधिनियम बन गया। अब यहां समझिए आप, इसलिए इसका नाम क्या है? आरटीई एक्ट 2009 है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग कब हुई है? इसकी प्रोसेसिंग 2009 में है। आप देखेंगे 2009 में प्रोसेसिंग के चक्कर में इसका नाम ही पड़ गया आरटीई एक्ट 2009, राइट। अब आगे समझते हैं इसको। चलिए आगे समझते हैं। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में, तब J&K जम्मू कश्मीर को छोड़कर, आप याद रखेंगे 2010 की बात चल रही है, 2010, तब जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य में शामिल था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ। अब यहां से सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जाता है कि आरटी भारत में कब लागू हुआ। अगर कहीं पूछा जाता है कि आरटी भारत में कब लागू हुआ, तो आप 2009 याद रखना, फॉर्मेशन ईयर है, लागू होने का नहीं। लागू होने का ईयर कौन सा होगा आपका? 2010 होगा, 1 अप्रैल 2010, राइट। 2010 में फरवरी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके बहुत सारे नियमों को मान्यता दी है, तो लंबी प्रोसेसिंग में है वो। लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य का दर्जा था, इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। इसलिए अगर पूछा जाता कि आरटीई 2009 में किस स्टेट में लागू नहीं हो पाया, तो आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाया। वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे अगस्त 2019 में ही अगर पूछा जाता है, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा ले दिया गया है। अब आरटीई जम्मू कश्मीर में भी लागू है। लेकिन यहां अगर नया क्वेश्चन फॉर्म होगा तो यह बन सकता है कि आरटीई भारत में सबसे बाद में किस राज्य में लागू हुआ, तब आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में सबसे बाद में लागू हुआ, राइट। तो यहां तक क्लियर है। चलिए
देखते हैं अधिनियम के मुख्य बिंदु क्या क्या वर्णित है। 7 अध्याय और अभी हमने चर्चा की थी 38 खंड में क्या क्या बटा हुआ है, क्या क्या लिखा गया है, वो समझते हैं। तो सबसे पहला अगर कहें हम यहां पर, सबसे पहला बिना एनी पॉइंट, ये तय हो गया कि 6 से 14 वर्ष, इसे याद रखेंगे आप, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रवेश उपस्थिति एवं शिक्षा की पूर्णता। 3 पॉइंट समझिए आप। अगर पूछा जाता है यहां पर अनिवार्य विषय जो लगा हुआ था आपका, अनिवार्य किस लिए स्टैंड हो रहा है, अनिवार्य इसी पॉइंट के लिए स्टैंड हो रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को एक तो प्रवेश दिया जाए कक्षा 1 से 8 तक, उनकी उपस्थिति भी होनी चाहिए डेली, और वो कक्षा 8 तक की शिक्षा को पूरा भी करे। समझिए आप, क्योंकि जब कभी चर्चा करते हैं तो 2009 में अगर रिपोर्टिंग पढ़ी जाएगी वर्ल्ड रैंकिंग में, तो भारत का स्थान विश्व साक्षरता रैंकिंग में 149 था। इसका मतलब आरटीई जब 2009 में बना तब ही अगर चर्चा की जा रही है तो करीब 90-92 लाख बच्चे ऐसे थे जो इस आयु ग्रुप पे थे, 6 से 14 वर्ष की आयु में, जो विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे थे। राइट, और इससे पहले आपका साक्षरता अभियान चल चुका था, याद रखेंगे आप, यशपाल समिति की वकालत का। तो इसका मतलब 3 चीजों पर कार्य करने की कोशिश की गई। एक तो प्रवेश दिया जाए, उपस्थिति भी हो, और कक्षा 8 तक की शिक्षा को पूरा भी करे। इन तीनों पॉइंट से सिंपल समझिए आप, ये जिम्मेदारी तय की गई किसकी, केंद्र और राज्य सरकारों की, कि इतना होना है। अब अगर आज देखेंगे तो आज हम बहुत कुछ लक्ष्य पा रहे हैं, लेकिन कह सकते हो उपस्थिति में कहीं ना कहीं हमारी चूक है, शिक्षा की पूर्णता में भी कहीं ना कहीं हमारी चूक है। हम प्रवेश तो ले लेते हैं, और इसी कार्यक्रम को 100% सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजना है मिड डे मील, एमडीएम, आपने सुना होगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो बहुत पूछा जाता है आपसे वो कौन सा है, कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक छात्र अनुपात अलग अलग जगह अलग अलग पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो तय है, वो सही है, एग्जाम के आधार पर भी और आरटीई में वर्णन के अनुसार पर। शिक्षक छात्र अनुपात आप याद रखेंगे, कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक छात्र अनुपात 1:30। समझिए आप इस चीज को, यानी शिक्षक 1 है और छात्र कितने हैं, 30 हैं। अब इसे अगर बदला जाएगा, अगर कहीं बदल कर पूछा जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहां बदल जाता है आपका छात्र शिक्षक अनुपात, तब आपका अनुपात का टर्म भी तो बदलेगा भाई। अब चाहे इसे ऐसे एग्जाम में पूछा जाए, चाहे ऐसे पूछा जाए, तो यहां का जवाब भी बदल जाएगा, आपका 30:1 हो जाएगा। अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से इसको वर्णित कर रही हैं, और यह सवाल आपका CTET में पूछा जा चुका है। राइट, यहां याद रखेंगे किन शब्दों पर ध्यान को देना है आपको, यह देना कि पहले क्या है। पहले शिक्षक, अगर इस तरीके से सवाल पूछा गया कि शिक्षक छात्र अनुपात, तब आपका 1:30 हो जाएगा, और अगर इसी सवाल को छात्र शिक्षक अनुपात के नाम से पूछा गया तो फिर 30:1 हो जाएगा। राइट, अब यहां पर अगर और कुछ प्रावधान किया जा रहा है तो फिर समझेंगे, कक्षा 6 से 8 तक
शिक्षक छात्र अनुपात 1:35। और अगर ये टर्म बदल जाएगा तो फिर यहां पर समझिएगा आप, छात्र शिक्षक पूछ लिया जाता है तो फिर ये बन जाएगा आपका 35:1। नोट करके आप मेंशन करो ये चीज। यदि किसी विद्यालय में प्रवेश संख्या 200 से अधिक है छात्रों की, यदि किसी विद्यालय में प्रवेश संख्या, किसी सेशन में, किसी सत्र में प्रवेश संख्या का जो नंबर है वो 200 प्लस हो जाएगा, तब यह अनुपात 1:40 माना जाएगा। इसको समझने के बाद आप अपने मन में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। कई जगह अलग अलग तरीके से बताते, कभी कभी 1:40 भी बता रहे हैं। ये आरटीए में लिखा गया कि इन द वर्स्ट कंडीशन, सबसे खराब पोजीशन में अनुपात माना जाएगा। क्योंकि आपको याद होना चाहिए आरटी के साथ वो पुरानी की चीजें भी लगी हुई, जितनी भी पुरानी आई, चाहे वो एनसीएफ की बात कहिए, जहां बार बार क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई। तो गुणवत्तापूर्ण रेशियो कौन सा है? ये है 2019 जो नई शिक्षा नीति आई है, मैं इसका अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें फिर से इसमें बदलाव किया गया है। राइट, ये आरटी 2009 को पढ़ रहे हैं, जब नई शिक्षा नीति 2019 का लेक्चर होगा उसमें फिर क्या क्या बदलाव हुए उसका वीडियो आपको मिलेगा। अभी हम केवल आरटीई को समझने की कोशिश कर रहे हैं 2009। तो अनुपात आप समझ पा रहे हैं कितना रेशियो है। सामान्य तौर पर अगर बोला जाता है कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक छात्र या फिर छात्र शिक्षक को आप याद रखेंगे और इन टर्म्स को याद रखेंगे, ये सामान्य है। लेकिन यदि किसी सेशन में विद्यालय में प्रवेश संख्या 200 से अधिक है, तब यह अनुपात कितना माना जाएगा? 1:40, यानी एक शिक्षक 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, इतना माना जाएगा। तो यहां तक क्लियर हुआ आपका? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एक अध्यापक साप्ताहिक वीकली 45 घंटे की, यहां घंटों पर, ये 45 घंटों की कार्य योजना बनाकर शिक्षण कार्य करेगा। अब समझिए, एक सप्ताह में एक शिक्षक को कितने घंटे, ये घंटे कौन से हैं? शैक्षिक घंटे होंगे। 45 घंटों की कार्य योजना बनाकर, अक्सर पूछा जाता है एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना है एक शिक्षक को, तो 45 आवर्स है। 45 घंटों की कार्य योजना बनाकर शिक्षण कार्य करना अनिवार्य है, शिक्षण कार्य करेगा शिक्षक। राइट, अध्यापक किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत शिक्षण कार्य अब व्यक्तिगत शिक्षण कार्य समझ पा रहे हो आप? ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन की बात आ रही, व्यक्तिगत शिक्षण कार्य नहीं करेगा। अगला, विद्यालय
समय पर उपस्थित होगा एवं पाठ्यक्रम भी समय पर पूर्ण करेगा। अब आप 3 पॉइंट को देखकर समझ सकते हो एज ए टीचर आरटी में क्या प्रबंध है एक शिक्षक के लिए। शिक्षक साप्ताहिक 45 घंटों की कार्य योजना बनाकर शिक्षण कार्य करेगा, किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत टीचिंग कार्य नहीं करेगा, विद्यालय समय पर उपस्थित रहेगा और पाठ्यक्रम भी समय पर ही पूरा करेगा। राइट, ये टीचर से संबंधित है। क्लियर हुआ यहां पर? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन अनिवार्य है। पहले तो प्रत्येक विद्यालय में क्या होगा, मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा, प्रबंध समिति का गठन अनिवार्य है। समिति में 75% अथवा 3/4 सदस्य अभिभावक, उसमें भी 50% यानी 1/2। ये दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, या तो परसेंट में या फिर फ्रैक्शन में। तो आप याद रखेंगे जब परसेंट पूछा जाता तो 75% होगा, और अगर फ्रैक्शन में पूछा जा रहा तो फिर 3/4, उसमें भी 50% सदस्य महिलाएं होंगी। यानी सिंपल सी बात, प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य है, प्रबंधन समिति में 75% 75% सदस्य क्या होंगे, अभिभावक होंगे, और 75% का ही 50% क्या होगा, अभिभावकों में भी महिलाएं शामिल होंगी। ये इंडिकेट किधर कर रहा है आपका, अनुच्छेद 51 की ओर, 51A, जहां पर शिक्षा का मूल कर्तव्य दिया गया है किनको, माता पिता और अभिभावक। तो यानी ऐसा नहीं केवल पुरुष ही शामिल हो जाएं, महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने में उनकी मदद करें। राइट, यहां तक क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। किसी भी व्यक्तिगत, प्राइवेट कहिए, व्यक्तिगत विद्यालय में 25% स्थान निर्धन छात्रों के लिए आरक्षित हैं। यानी कहिए सिंपल सी बात, क्यों ना कोई प्राइवेट कॉलेज हो, अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर 25% सीट्स किन बच्चों के लिए, जो निर्धन कैटेगरी में आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे, उनके लिए सुरक्षित है, रिजर्व है। अब ये बात अलग है कि मिलती है या नहीं मिलती, वो अलग चीज, बट आरटी में इसका प्रावधान किया गया है। राइट, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कक्षा 1 से 5 तक न्यूनतम कार्य दिवस 200 दिन
अथवा 800 शैक्षिक घंटे अनिवार्य है। अब समझिए कक्षा 1 से 8 तक, इसका मतलब सत्र की बात चल रही है। एक सेशन में, सत्र में कक्षा 1 से 5 तक न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं? 200 दिन है। अगर एजुकेशन घंटे की बात की जाती है तो कितने हैं? 800 शैक्षिक घंटों की बात है। और इसी प्रकार अगर पूछा जाता है कक्षा 6 से 8 तक न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं? 220 दिन अथवा 1000 शैक्षिक घंटे। ये सारे के सारे टेक्निकल पॉइंट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इसके अलावा बात की जाती है तो फिर आप देखेंगे कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। शिक्षा की उपलब्धता 1 किलोमीटर की दूरी पर, यानी छात्र के आवास से 1 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षा की उपलब्धता। अब चाहे छात्रावास बनाएं सरकारें, राइट, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी से अधिक विद्यालय नहीं होना चाहिए। 1 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षा की उपलब्धता की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में, इसके अतिरिक्त अगर पॉइंट्स की बात की जाएगी तो किसी भी परिस्थिति में माता पिता का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, छात्र का कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं लिया जाएगा। डोनेशन समझ पा रहे आप? सुविधा शुल्क, राइट। इन सारी चीजों की व्यवस्था किसमें की गई है? आरटीई में। और जिन क्षेत्रों में अब तक विद्यालय उपलब्ध नहीं हुए हैं उनमें आरटीई लागू होने के बाद, आरटीई लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। तो आरटीई लागू होने के बाद 3 वर्षों के भीतर इस डिस्टेंस पर विद्यालय उपलब्ध करवाने की बात भी कही गई थी, राइट। दंड का कोई प्रावधान नहीं हुआ, छात्रों को किसी भी हाल में कोई दंड भी नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स किससे संबंधित थे? ये आपके आरटीई 2009 से संबंधित थे। आई होप आपको आरटीई 2009 समझ में आया होगा। जहां पर भी आपको समझने में दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में करिए। जितना डिटेल आपको दिया है उम्मीद है यहां से कोई सवाल छूटेगा नहीं। अगर कोई सवाल छूटता भी है तो आइए डिस्कस करते हैं इसके इस लेक्चर के नेक्स्ट सेशन में, जिसको हम जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के नाम से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक्सरसाइज, राइट। एक्सरसाइज के विषय में जैसे ही बात आती है मेरे मन में आता है कि सच में कितना टफ कंपटीशन है, कितना टफ कंपटीशन है। आप देखते होंगे भले कुछ भी हो, कितनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी कभी कभी हम लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले सिर्फ 2 पंक्तियां आपके लिए पढ़ूंगा। जंग अगर लाजमी है तो आओ जंग के मौसम से लड़ें। जंग अगर लाजमी है तो आओ जंग के मौसम से लड़ें। मेरे बच्चों, ये जरूरी है कि इस बार हम दम से लड़ें। तो याद रखिएगा, आंसर बहुत सोच समझकर, बहुत मेहनत से ही आपको सही मिलेंगे।
तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो पूरा देख लें, इसके बाद आंसर करें और आंसर्स की लगातार प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भी देनी है मुझे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का पहला सवाल। पहला सवाल है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। समावेशी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी आपको करवाया जाएगा वीडियो पर, राइट। ऑफलाइन आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरी ऑफलाइन क्लास नहीं ली है, इसलिए समावेशी का पूरा वीडियो आपको दिया जाएगा। फिलहाल सवाल आपका आरटीई से है और यहाँ पूछा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांत पर, ऑप्शन बी अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, ऑप्शन सी मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना, ऑप्शन डी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, आप आंसर करेंगे कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, ऑप्शन सी मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना, ऑप्शन डी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका डी, राइट। सी को बिल्कुल भी मत चुनना। देखेंगे आप, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को, जब कभी समावेशी शिक्षा की बात होगी तो वहां पर अशक्त या सामान्य टाइप के बच्चों की बात नहीं होगी, वहां एक शब्द का प्रयोग किया गया है अधिगमकर्ता, और 100% बच्चों को अधिगमकर्ता माना गया है, इसलिए वहां किसी प्रकार की कैटेगरी को अलग अलग इंडिकेट नहीं करते हैं। तो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन कही गई है और ये सभी बच्चों का अधिकार है, इसलिए आप देखेंगे अधिकार आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सबका अधिकार है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य शामिल होगा यहां पर, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ऑप्शन ए एकीकृत शिक्षा की, ऑप्शन बी मुख्यधारा शिक्षा की, ऑप्शन सी पृथक्करण की, ऑप्शन डी समावेशी शिक्षण की। पहला क्वेश्चन आपने अभी अभी पढ़ा हुआ है, उससे संबंधित ही अगर आपको थोड़ा सा याद रहेगा तो आप ऑप्शन चुन पाएंगे और इस तरीके से आपका डी राइट हो जाएगा, समावेशी शिक्षण की। किसकी वकालत कर रहा है? समावेशी शिक्षण की वकालत कर रहा, जिसमें 100% बच्चों को प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता उपलब्ध कराई जाए। आपको पता अनिवार्य शब्द किसके किसके लिए लगा था? प्रवेश, उपस्थिति और शिक्षा की पूर्णता के लिए, तो समावेशी शिक्षा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं, कार्य घंटे निर्धारित हैं। ऑप्शन ए 40 घंटे, ऑप्शन बी 42 घंटे, ऑप्शन सी 48 घंटे, ऑप्शन डी 45 घंटे। बताइए आप। बिल्कुल सही 45। शिक्षक हेतु साप्ताहिक कार्य घंटे 45 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रगतिशील भूमिका में,
ऑप्शन बी प्रभावशाली भूमिका में, ऑप्शन सी व्यवहारिक भूमिका में, ऑप्शन डी प्रजातांत्रिक भूमिका में। इस सवाल का आंसर आप स्वयं करेंगे, राइट। इसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। कितना बड़ा क्वेश्चन है आप सोचिए। आप ये आया हुआ क्वेश्चन है CTET में, बट साधारण सी बात पूछी जा रही है, यदि छात्रों की प्रवेश संख्या 200 से अधिक है तो फिर शिक्षक और स्टूडेंट्स का रेशियो कितना होगा ये पूछा गया है, और ये मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूं। ऑप्शन ए कह रहा 30:1, ऑप्शन बी कह रहा 45:1, सी ऑप्शन कह रहा 40:1, डी ऑप्शन कह रहा 50:1। तो आप तय करें। यहां पर दिया गया कक्षा 1 से 5 तक यदि 200 से अधिक छात्र संख्या प्रवेश संख्या है तब अनुपात कितना हो जाएगा आपका 40:1, राइट। 40 विद्यार्थियों के ऊपर एक शिक्षक निर्धारित होगा। क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? पढ़कर आए हो आप, आंसर करिए आप इसका। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 35। अगर आपको याद रहा होगा, शिक्षा के मूल अधिकार की बात चल रही है। किसकी? शिक्षा के मूल अधिकार की बात चल रही है, तो फिर कौन सा सही हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 21A, बी राइट हो जाएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, RTE एक्ट 2009 के अनुसार निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत स्थान निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 25%। तो आई होप सबको पता होगा, डी इज राइट आंसर, 25%। निर्धन छात्रों के लिए स्थान सुरक्षित हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, RTE एक्ट 2009 की किस धारा में वर्णित है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना प्रतिबंधित है? गलत है। तो RTE आपको बताया था 7 अध्याय और 38 खंडों में बटा हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है किस धारा में वर्णित है, धारा पूछी जा रही है। धारा एक पॉइंट ही होता है जिसमें यह वर्णित किया गया कि बच्चों को शारीरिक दंड और प्रताड़ित करना प्रतिबंधित है। वो कौन सी धारा है? ऑप्शन ए धारा 17 है, ऑप्शन बी धारा 45, ऑप्शन सी धारा 35, ऑप्शन डी धारा 21। आप सोचकर इसका आंसर करें। राइट आंसर होगा आपका ए धारा 17 में वर्णित है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई। ऑप्शन ए अगस्त 2009, ऑप्शन बी अप्रैल 2010, ऑप्शन सी जुलाई 2010, ऑप्शन डी अप्रैल 2009। देखेंगे अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब दी गई। आपको बता चुका हूं, ऑप्शन ए अगस्त 2009 में स्वीकृत किया गया, राइट। 26-27 अगस्त 2009 में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, RTE 2009 में अनिवार्य शिक्षा से तात्पर्य है। ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष के गरीब बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना,
ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए प्रवेश, उपस्थिति एवं अनिवार्य शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित कराना। ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष की सभी लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष के केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। आप आंसर करिए। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अनिवार्य शब्द का आशय है 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए प्रवेश, उपस्थिति एवं अनिवार्य शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना, कक्षा 8 तक की शिक्षा को पूरा करना। राइट। 100% साक्षरता रेशियो पाने के लिए आरटीई को लागू किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के लेक्चर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, ये बात सही है कि आपने इस लेक्चर को पहले से पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत सारे नए पॉइंट्स को शामिल करके ये लेक्चर आपको दिया गया, इस उम्मीद के साथ कि जुलाई में प्रस्तावित है आपका सीटेट एग्जाम। कई बच्चों की डिमांड थी कि सर आरटीई से संबंधित भी वीडियो डाली जाए, तो मैंने आपकी बात को मानकर ये वीडियो आपको बनाई है। एक बात की इंफॉर्मेशन और आपको देनी है, जो अगला वीडियो आएगा बहुत प्रतीक्षित वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आया था कि सर सुपर टेट से संबंधित कोई प्रैक्टिस सेट बनाइए। तो अगली लेक्चर में आपको सुपर टेट का पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाने की मैं कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और अपने स्कोर को चेक करें। राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो प्रैक्टिस सेट। तो आप अगले लेक्चर के लिए आज से ही अपना रिमाइंडर सेट करिए फोन में। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन लगाएं, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय पर। एक खास बात और है, वो ये है कि कई सारे बच्चे बार बार कहते रहते कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती। डियर स्टूडेंट्स, मेरे हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, फिर भी अगर आपको नहीं मिल पा रही तो आप मुझे सजेस्ट करें मैं आपको कैसे उपलब्ध करा सकूं, क्योंकि मुझे पता फेसबुक, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप यही सारे जरिए हैं जिन तक आपको खबर पहुंचाई जा सकती है। तो मैं अर्ली ये चीज पोस्ट कर देता हूं आपको अपने लेक्चर को लेकर, आप लोग थोड़ा सा सजग हो जाइए। राइट। कैसी लगी आज की लेक्चर आपको कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।